तो वेलकम है दोस्तों ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ठीक है, यह हमारा वीडियो का शायद पार्ट 4 या पार्ट 5 है यार, मैं लिख दूंगा थैनमल में, आप लोग देख भी लिए होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। और इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से ये हमारा पेज नंबर 35 से शुरू करेंगे। इसमें हम लोग ये क्वेश्चन से आए हुए थे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन था एक चीज़, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग में ही कि एग्ज़ाम किस टाइप से होगा। थोड़ा सा सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, दोनों के लिए NPU और RU। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों में सेम आएगा। 100 क्वेश्चन आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, बाइलिंगुअल आएगा। ठीक है, बाइलिंगुअल मतलब एक दोनों भाषाओं में। ठीक है, 100 क्वेश्चन और सेम टू सेम हिंदी इंग्लिश दोनों में। और पास करने के लिए आपको 40 नंबर लाना होगा। समझ गए? और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि धारणीयता के पीछे मूल विचार क्या है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सतत। इसके पीछे मूल विचार क्या है? तो देखिए, इसमें है कि हम सीमित संसाधनों की दुनिया में रहते हैं। हम सीमित संसाधनों की दुनिया में रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे संसाधन जो है सीमित है, अगर हम इसका सही रूप से यूज नहीं करेंगे तो यह हमारा ख़त्म हो जाएगा और यह हमारे आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इसका सोच बूझ के उपयोग करना चाहिए। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बी नंबर में बोला गया कि हम दुनिया को वैसे ही रखना चाहते हैं जैसा है। ठीक है, हम पृथ्वी को संसाधनों से अधिकतम प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी गलत है। और डी नंबर है कि हम आज जैसे जीते हैं जैसे कल थे। ठीक है, तो ये भी गलत है। कल हम लोग बहुत पीछे थे यार। ठीक है, हम लोग जंगल से उठ के आए हैं, बंदर से मनुष्य बने हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू किया गया। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 ईस्वी में मेघा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, मैंने मेघा पाटेकर के बारे में बताया था कि यह एक IAS ऑफिसर थी जो कि नर्मदा बचाओ अभियान के कारण अपना पोस्ट भी छोड़ दी हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। ठीक है, काम के बदले अनाज मिलेगा, क्या मिलेगा? अनाज। तो देखिए, यह जो कार्यक्रम है हमारा 2004 में शुरू किया गया और 2005 में आया था नरेगा। ठीक है, बाद में जिसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति क्या हो जाता है। यार व्यक्ति जो है ना, जो सबसे जीवन में नर्क देखना है तो गरीब हो जाइए। मैंने खुद गरीबी स्थिति झेला, इसलिए बताता हूँ। रहने का घर नहीं था यार जब हम बचपन में थे। चलिए क्या बताएं, छत से पानी आता था, इधर एक लोटा छानो, उधर एक छान दो, उधर छान दो। ठीक है, सीट डाल के रहते थे पुआल का घर में। चलिए बाय द वे, अभी हम लोग डेवलप कर लिए हैं, अपना घर बना लिए हैं छत का। ठीक है, और इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर बना था और इसमें मेरा 50% सहयोग था अपना घर बनाने में। चलिए देख लेते हैं। तो आप लोग में से भी बहुत से लोगों का भी नहीं होगा, बहुत से लोग तो टाइल्स मार्बल बैठा हुआ में रहते होंगे। जैसा जिसका किस्मत है भाई, ये किस्मत पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति होता है तो क्या हो जाता है व्यक्ति? गरीब, ये तो गरीब पहले से ही, और कितना गरीब होगा। उसके बाद उचित घर नहीं है। ठीक है, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुनियादी अवस्था। ठीक है, और मनुष्य के 3 बुनियादी अवस्थाएं क्या क्या? वस्त्र, ठीक है, और आवास और भोजन, ये 3 बुनियादी अवस्थाएं हैं। ठीक है, कपड़ा मकान और घर, कपड़ा मकान वही हुआ यार, सॉरी। वस्त्र यानी कि कपड़ा, मकान यानी कि घर, ठीक है, आवास जिसको बोलेंगे, और भोजन, ये 3 चीज़ जो है हमारा। यार 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो क्या होता है, व्यक्ति के पास 3 बुनियादी चीज़ें नहीं होती हैं। घर नहीं होता है, ठीक है, खाना नहीं होता है और कपड़ा नहीं होता है। मतलब 3 में से किसी भी एक चीज़ की कमी आपके पास तो आप गरीबी में आते हैं। और UNO के अकॉर्डिंग अगर आप दिन में $1 से कम कमाते हैं, यानी कि 82 रुपया मान के चलिए, ठीक है, $1 से कम कमाते हैं तो आप जो है गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, गंभीर गरीब हैं। क्या आप कमाते हैं $1? अभी बताइए, कमाते हैं? नहीं कमाते तो आप गरीब हैं। आप अपने पिताजी के टुकड़ों पे पल रहे हैं। सॉरी, बातें बुरी लगती होंगी
लेकिन जैसे ही आप 21 के हो जाएं, लड़का लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप 21 के हो जाएं, कम से कम अपना खर्चा निकाल लो भाई, मैं तो कहूँगा निकाल लो, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और 21 साल के बाद भी अगर आप पैसा कमाने में असमर्थ हैं ना, तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको कमाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन कमाने का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए पहले से ही थोड़ा थोड़ा अपना सेविंग करें। चलिए, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गया। भारत में पूर्ण गरीबी मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन है एक, बीपीएल और एपीएल, बीपीएल, ठीक है, ये आपका लाइन मापी जाती है। बीपीएल का फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। इसके तहत आपको मकान मिलेगा, घर मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आवास, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, ठीक है। उसके बाद आपका कोटा में चावल मिलेगा, बहुत कुछ मिलता है, धोती साड़ी मिलता है, ठीक है, हम लोग को भी मिलता था, अभी भी मिलता है। और जैसे ही मैं नहीं लूँगा, मेरे पिताजी लेते हैं, मैं नहीं लूँगा, मैं अपना नाम कटा दूँगा यार, ठीक है, क्योंकि मैं इससे एबव कमाता हूँ और मुझे नहीं लगता कि गलत चीज़ मैं करूँ यार, ठीक है। भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा को कब पेश किया गया था? ठीक है, तो भारत में गरीबी रेखा की जो अवधारणा है दोस्तों, 1979 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, 1989 में। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है भारत में 1991 में आई थी, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। और भारत में WTO पे हस्ताक्षर कब किया था? तो 1995, 1 जनवरी 1995 पे WTO भारत सदस्य बन गया था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक गरीबी है? देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से भी सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? तो एक है बिहार। बिहार से भी ज़्यादा गरीब कौन है? तो बिहार से ज़्यादा नहीं, मतलब बिहार के इक्वल में है हमारा झारखंड, ठीक है, उड़ीसा है, झारखंड है इक्वल में। चलिए, जो भी है, अभी तो फिलहाल झारखंड की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, गवर्नमेंट यहाँ पे सही रूप से काम नहीं किया यार 5 साल तक। एंड कौन कौन एग्री है इस बात से? चलिए, जो भी है, पॉलिटिक्स में मुझे उतना नहीं घुसना है यार। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की गई, ठीक है, सफल नहीं हुआ। भारत में कोई भी रोजगार से रिलेटेड कोई भी योजना सफल नहीं हुई है। हाँ, एक थोड़ा बहुत काम हुआ है, मनरेगा, जिसको नरेगा बोलते हैं, उसमें थोड़ा बहुत काम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का पहला चार्टर्ड है? ठीक है, तो मानव अधिकारों का पहला चार्टर्ड कौन है? ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, साइरस सिलेंडर, मानव अधिकारों का पहला चार्टर्ड है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, भारत में मानव अधिकार अधिनियम का संरक्षण किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ठीक है, तो भारत में 1993, और इसके तहत भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया? तो देखिए दोस्तों, भारत में मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा को, विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। कब? 10 दिसंबर 1948, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद किसने अपनाया? UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया। और इसीलिए 10 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विश्व, वर्ल्ड लेवल पे मानवाधिकार दिवस, ठीक है। और इसको जो है मानव अधिकार के तहत एक हमारा बना है एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या बना है? यूनिसेफ नाम की एक संस्था बनी है। आई होप, शायद मैं गलती लिख रहा हूँगा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। यूनिसेफ नाम की एक संस्था बनी है जिसमें जो है मानव अधिकारों की रक्षा करता है, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की घोषणा किसने की? ठीक है, जो तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की जो घोषणा की है वह किया है कारेल वासाक ने। किसने? वासाक ने, कारेल वासाक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया है कि ब्रिटेन में मानव अधिकारों की जो अधिनियम है कब लागू हुआ? बाप रे, कमर दर्द कर रहा है यार, अभी अभी काम करके आया हूँ। क्या काम करके आया हूँ यार? ईंटा ढो के आया हूँ भाई, घर बना रहा हूँ, तो आज लेबर का काम करना पड़ा है। तो ब्रिटेन में मानव अधिकारों के अधिनियम को कब अपनाया? तो ब्रिटेन दोस्तों, जिसको हम लोग इंग्लैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं, ये वही देश है जो भारत को गुलाम बनाया था।
ठीक है, तो 2000 ईस्वी में अपनाया है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे चौथी पीढ़ी के मानव अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो चौथी पीढ़ी के मानव अधिकारों के रूप में दोस्तों हम लोग राइट टू कम्युनिकेशन को रखते हैं। ठीक है, यानी कि सूचना का अधिकार इसको हम लोग बोलेंगे, या राइट टू इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। सूचना का अधिकार या संचार का अधिकार। ठीक है, इसमें हमारा संचार में आपका मोबाइल फ़ोन से लेकर के गाड़ी घोड़ा हवाई जहाज़ वगैरह सब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और इंटरनेशनल ट्रेन भी चलता है यार, इंटरनेशनल ट्रेन चढ़े हैं, जैसे एक समझौता एक्सप्रेस हो गया, फिर आपका मैत्री एक्सप्रेस, हाँ शायद मैत्री एक्सप्रेस या कौन है जो बंगाल जाती है, समझौता एक्सप्रेस जाती है पाकिस्तान, जाती थी अभी बंद है शायद। ठीक है, और कौन कौन है जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल मनाया जाता है। तो अभी मैंने बताया 10 दिसंबर 1948 को हमारा स्थापना हुआ था। ठीक है, और इसी कारण जो है 10 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल यानी कि वर्ल्ड लेवल पे ये अधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि UDHR, ठीक है, UDHR यूनाइटेड नेशन, या फिर बोल सकते हैं कि सॉरी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो 1948 द्वारा किस अधिकार की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसके तहत जो है दोस्तों, जब इसकी स्थापना किया गया है 10 दिसंबर, इसी को यूनिसेफ इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो इसका जो है, इसमें राष्ट्रता का अधिकार, क्या अधिकार, राष्ट्रता का अधिकार है भाई। ठीक, फिर है मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ अधिकार, हाँ ये भी अधिकार है। नेक्स्ट है शरण दिए जाने का भी अधिकार है। ठीक है, संपत्ति को रखने का अधिकार इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शरणार्थी वाला जो बात आया, जैसे कि बहुत से आपने सुने होंगे रोहिंग्या मुसलमान भारत में आके रहने लगे थे जब म्यांमार में तानाशाह हो गया था। ठीक है, वहाँ पे जब सैनिकों ने अपना पूरा देश पे कब्जा कर लिया था, तब जो है म्यांमार के बहुत सारे शरणार्थी भारत आके रहने लगे थे। ठीक है, तो भारत इसको शरण दे सकता है, ये अधिकार भी है कि हम आपको शरण देंगे भाई, अगर आपका देश आप पे जुल्म करता है आप मेरे देश पे आके रहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्वीकरण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है वर्ल्ड बैंक वैश्वीकरण का एक भाग है, WTO के तहत काम करता है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये भी इसका एक भाग है। अगला है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह भी एक भाग है, यह तो सबसे बड़ा भाग है यार। ठीक है, तो एशियन बैंक जो है हमारा ग्लोबलाइजेशन का भाग नहीं है, क्योंकि यह केवल और केवल एशिया में ही काम करता है, एशियन बैंक। ठीक है, एशियन बैंक जॉब कीजिएगा यहाँ पे, SBI PO निकालिए, उसके बाद यहाँ पे घुस जाइएगा बाद में। ठीक है, मतलब उतना भी ईजी नहीं है, यहाँ पर भी फॉर्म वगैरह आता है, आपको भरना पड़ेगा फॉर्म, और इसमें आपको जनरली चार्टर्ड अकाउंट करिएगा ना, तभी आपको यहाँ पे मौका वगैरह मिल पाएगा, CA वगैरह। ग्रेजुएशन से तो शायद मुश्किल ही है, एक्सपीरियंस चाहिए तब आपको लेगा ग्रेजुएट लेवल पे, और आपका काम नाम दोनों होना चाहिए, तभी यहाँ पे जा पाइएगा। एशियन बैंक किसी भी वर्ल्ड लेवल पे संस्था, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि UNO, सोच क्या रहा हूँ यार, मेरा गोल है मैं UNO पे काम करूँगा भारत के लिए। ठीक है, और कुछ रिसर्च वगैरह करूँगा, अंटार्कटिका वगैरह जाऊँगा और वहीं पे कुछ छानबीन करूँगा। चलिए जो भी है, हमारा है कि फोर्ड मोटर्स का पहला संयंत्र, हेनरी फोर्ड नाम सुने होंगे। ठीक है, मोटर गाड़ी पूरा फेमस है इसका। हेनरी फोर्ड मोटर्स का पहला संयंत्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों चेन्नई में स्थापित किया गया। ठीक है, चेन्नई में फोर्ड ने अपना भारत में पहला कंपनी बसाया। नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको शॉर्ट में IMF बोलते हैं, ने भारत में अपना संचालन कब शुरू किया? तो दोस्तों भारत में IMF ने अपना संचालन मार्च 1947 में किया, और उस समय थे हमारे PM पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देखिए नेहरू जी भले ही जैसा भी हो स्टाइलिश बहुत थे, वो अलग की बात है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे काम अच्छा करते थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, तो यहाँ पे पूछा गया है कि WTO जो है यह कब बना? तो 1995 में बना। कब?
1 जनवरी 1995। और इससे पहले इसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, ये नाम था इसका गेट। ठीक है, ये गेट नाम था और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसे सही मैं बता रहा हूँ। 1 जनवरी 1948 में स्थापना हुआ था। बाद में इसका नाम बदल के गेट कर दिया गया। ठीक है, सॉरी WTO कर दिया गया। और जब WTO करा तभी भारत ने साइन किया इस पे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया। अगला हमारा पूछा गया है कि भारत का संविधान किस प्रकार की सरकारी संरचना प्रदान करता है। ये छोड़िए, देखिए मैं अब डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। जो है अगर अभी तक आपने कुछ यहाँ पे और कुछ खास इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं मिल रहा है और अगर आपको पढ़ना है तो मैं पूरा का पूरा पेज दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं सब कुछ। यहाँ पे कुछ एब्रिविएशन वर्ड दिए गए हैं, आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। देखिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं किया है तो प्रीवियस ईयर कर लीजिए। पिछले साल जो पूछा गया है, कहाँ पे पूछा गया था, BBMKU में पूछा गया था, सेम टॉपिक पे। BBMKU का जितना भी है एकदम 100% मैच कर रहा है आपका सिलेबस से, उसको पूरा पढ़ लीजिए। सच बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर से है आपका कम से कम 80% क्वेश्चन रिपीट होगा, 80%। ठीक है, प्रीवियस ईयर से, तो उसी को पढ़ लीजिए, आपका काम दे देगा। बाकी ये जितना भी मैं वीडियो करा दिया हूँ इतना कर लिए होंगे तो काफ़ी ज़्यादा आएगा। बाकी जो भी होगा अब कल देखा जाएगा। ठीक है बस। और इसका PDF चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF दे रहा हूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और अब आपका बच जाता है एकमात्र सब्जेक्ट IVS। ठीक है, NPO वालों का बचेगा अभी, सभी NPO वालों का सब कॉमन कोर्स का बाकी है, उनका केवल IVS और मेजर पेपर सॉरी IRC पेपर कंप्लीट हुआ है। चलिए जो भी है तो सब का मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे अब IVS के ऊपर टॉपिक लाने का। ठीक है, और जितना भी हुआ प्रीवियस ईयर कम से कम देख लें, बाकी ये सब तो चलता ही रहेगा। ये डॉल्फिन है, भारत की राष्ट्रीय मछली और सबसे बुद्धिमान भी है, देखने में भी मस्त है, किसी को क्षति भी नहीं पहुंचाती है। वैसे मछलियाँ तारपीडो और शार्क वगैरह को छोड़कर और मांगुर को छोड़कर बाकी सब कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने लोगो लगाया था ताकि हमारी जो पृथ्वी है वह धीरे धीरे इस टाइप से हो रही है, मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसलिए इस टॉपिक को रखा गया है सब्जेक्ट को, ताकि बच्चे जो है, बच्चे नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को, जो युवा हैं वह जागरूक हो और हमारे विश्व के हित में काम करें, देश के हित में नहीं। विश्व का हित कीजिए, देश का हित अपने आप होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। और आई होप कि अब आप लोग थोड़ा सा जागरूक हुए होंगे। जागरूक होइए दोस्तों, सच बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे ईमानदारी बरतिएगा ना तो ऊपर वाला आपको ईमानदारी बरतेगा यार। बाय, ऑल द बेस्ट। और PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जैसे ही आपका जाइएगा यूट्यूब पे तो मोर का एक ऑप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, मोर पे क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और फिर आप लोग यहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाय।